हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों को क्लास 10 की पढ़ाई शुरू करनी है और यहाँ पर आपके पास में देखो दो रिसोर्सेज है। पहला आप तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। तो स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत सारे आपने वन शॉट देख लिए, टीचर से पढ़ भी लिया। लेकिन इसके बाद में जब हम फाइनली सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमारे उसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब स्टेप 1 आप कर चुके, स्टेप 2 और 3 में हमको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। कंप्रहेंसिव प्लान बताने वाला हूँ। जैसे स्टेप 1 में आपने वन शॉट देख लिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का। लेकिन स्टेप 2 में हम करने वाले हैं माइंड मैप, बहुत ही डायनामिक तरीके से एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। और स्टेप 3 में मैं आपको आपके लिए आपकी जगह पर जहाँ पर भी आप हैं, आप सबके सब, जी हाँ, पर्सनल ट्यूटर भेज रहा हूँ। इतना स्मार्ट पर्सनल ट्यूटर है जिसको आपके पास में ये पता रहेगा कि आपको क्या याद है क्या नहीं है, और वो हर रोज ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ला करके देगा, आपकी तैयारी करवाएगा टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्री में, कि आप लोगों की पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और वो क्वेश्चन जो आप भूल रहे हैं उसी को याद दिलाता आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी को गेमिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हॉट्स के क्वेश्चन जो है हमको जब तक हम लाइन बाय लाइन नहीं कर पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी ही रेफरेंस बुक लगा लें, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, ये स्टेप 1 आप कर चुके हैं या कर रहे होंगे, लेकिन स्टेप 2 और 3 जो आपकी सेल्फ स्टडी है उसके डिटेल में हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, सेल्फ स्टडी गाइड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को नोटबुक एलएम जो फ्री गूगल का टूल है उसमें हमने अपलोड कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर मैंने 4 रिसोर्सेज एक स्लाइड बनाई है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, देन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एग्जाम्पलर भी डाला है। और यहाँ पर ये सब रिसोर्स करने का एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। और रिफ्रेश करने के बाद में मेरा यहाँ पर सबसे पहले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इस चैप्टर में करना क्या है। अब यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल जस्ट लाइक अ एकदम सिंपल ब्रेन से इसको समझना है। तो समझने के लिए बैंग यहाँ पर आ गया भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का माइंड मैप बन गया। माइंड मैप से समझना, विजुअल लर्नर्स जो होता है ना, हम पिक्चर्स देख करके समझते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। माइंड मैप यदि आपको बना बनाया मिल रहा है तो और क्या चाहिए। प्लस ये माइंड मैप जो है ये डायनामिक माइंड मैप है। मतलब यहाँ पे देखिए थ्रेड्स को फॉलो करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इजी तरीके से कुछ नहीं पढ़ा है, एक बार वन शॉट देखा है, ठीक है, खत्म करो। अब मैं खुद कैसे समझूं इसको। तो केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन जो है वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन में केवल 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरे में। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, डेफिनेटली केमिकल चेंज है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और उसके बाद में इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, मतलब इसमें क्या होता है कि यदि मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो 3 बातें होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक से दूसरे में बनते हैं, नया सब्सटेंस बनता है। और इसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब एक्टिव रिकॉल करने का तरीका ये छुपा छुपा के पढ़ना होता है। जैसे मैंने अभी क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में मैंने पढ़ा कि डेफिनेशन, डेफिनेशन में फिर मैंने पढ़ा कि 3 बातें होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म और इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, ठीक है। अब उसके बाद में इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशंस होते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर से क्या क्या था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं सेल्फ स्टडी करने के लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, राइट। कि केमिकल रिएक्शंस में क्या है, डेफिनेशन मैंने पढ़ा, डेफिनेशन में 3 बातें थी, वो अभी आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएंगी, आपकी वर्किंग मेमोरी में रहेगी। लेकिन यदि ये माइंड मैप आपके पास डायनामिकली है कि आप कभी भी आए, आपने इस माइंड मैप को ओपन किया, रिकॉल करने की कोशिश किया सबसे पहले कि क्या मैंने पढ़ा। मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में 2 बातें पढ़ी थी, 2 बातें पढ़ी डेफिनेशन, डेफिनेशन में मैंने 3 बातें पढ़ी थी, 3 बातें क्या पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म और इन्वॉल्व केमिकल चेंज। उसके बाद में इंडिकेशंस में मैंने बहुत सारे इंडिकेशन पढ़ डाले थे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यदि ये सब बातें हो रही हैं
तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका इंडिकेशन है हमारे पास में। तो ये डेफिनेशन और इंडिकेशन, ये केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में हमने पढ़ लिया। अब केमिकल इक्वेशंस के माइंड मैप में क्या है भाई? केमिकल इक्वेशन के माइंड मैप में है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हम केमिकल इक्वेशन का कैसे कर रहे हैं? ओहो जी, ऐसे तरीके से कर रहे हैं। सिंबल और फॉर्मूला होना चाहिए, रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, एरो जो है वो डायरेक्शन शो करता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, प्लस साइन जो होते हैं वो मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के होते हैं, जैसे H2 प्लस O2 प्लस साइन, ये दोनों मिलकर के H2O बनाता है। स्टेट सिंबल्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस सॉल्यूशन। गैस इवॉल्व हो रहा है तो ऊपर का एरो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो नीचे का एरो। तो इतनी सारी बातें जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिस का पार्ट है आपका। तो प्रैक्टिस का पार्ट है तो आपको पहले बेसिक रूल पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको इसको बैलेंस करना है। लेकिन इसमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ये होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड होना चाहिए। देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। एक जो पहले जो चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन जो है आपका पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आप हम एक ओवरव्यू है ना, सेल्फ स्टडी के लिए हम तैयार कैसे हों। तो इतनी-इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है, फिर इसके बाद में हम डीप डाइव करेंगे सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, कोएफिशिएंट यूज्ड फॉर बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इतना हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में इतनी बातें ध्यान में रखना है। अब यदि हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस टूल की, कि जैसे यार ये वर्ड इक्वेशन है, या मुझे कुछ बात इसके पहले नहीं समझ में आई कि कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए, जैसे ही मैं इस पॉइंट पे टच करूँगा, क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ सीधा-सीधा बता देगा कि जो एनसीईआरटी बुक मैंने अपलोड करी है, JEE कोड है ना ये 101। तो द सोर्स एम्फसाइज दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन एक्यूरेटली। मतलब क्या है भाई? अभी आपका एनसीईआरटी बुक खुल गया, सीधे-सीधे देखो ये। मतलब माइंड मैप ऐसा जो आपको पूरा का पूरा सोर्स पे, एनसीईआरटी बुक पे ले जाकर के बताए कि देखो यहाँ ये लिखा है, इसलिए मैंने माइंड मैप ऐसा बनाया। A balanced account of chemical transaction is a complete chemical equation which symbolically depicts the reactant products and their physical state. Balanced chemical equation, law of conservation of mass states that this, and balanced chemical equation. A chemical equation is considered balanced when the number of atom of each element on the reactant side is identical to the product side. ये बातें हुई। अब उसके बाद में केमिकल इक्वेशन कंसिडर्ड बैलेंस व्हेन LHS is equal to RHS। ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट स्टेम्स फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टू अचीव बैलेंस केमिकल रिएक्शन कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड। कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड मतलब ये अब जो हम कोएफिशिएंट पे ढूंढ रहे थे ना, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कोएफिशिएंट्स एंड न्यूमेरिक वैल्यूज प्रीसीडिंग chemical symbols formulas are utilized. So these coefficient represent the number of atoms और molecule involved. तो ये आपके एनसीईआरटी बुक को कैसे हमको ग्रास्प करना है वो माइंड मैप से यहाँ पर बता रहा है आपको। तो हम लोग कहाँ थे? केमिकल इक्वेशन में थे। केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन थे, या कहाँ पर थे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन में थे। रिप्रेजेंटेशन में नहीं थे। कोएफिशिएंट यूज़ कहाँ पर थे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में थे। कोएफिशिएंट यूज़ फॉर बैलेंसिंग। मतलब देखिए, अभी हमारा माइंड मैप तैयार नहीं है। अभी हमको ओवरव्यू, हम जब चैप्टर का ले रहे हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं हो रही है। हम अपने आप को फ़ैमिलियर बना रहे हैं। जैसे अभी भी माइंड मैप में मैंने शुरू में क्या याद किया था? डेफिनिशन याद किया था। डेफिनिशन में 3 बातें थी, ठीक है? उसके बाद में इंडिकेशंस में ये थे, लगभग 5 इंडिकेशन थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मतलब माइंड मैप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैप्टर का ओवरव्यू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केमिकल इक्वेशन में फिर रिप्रेजेंटेशन में हम इतने प्रकार से, इतने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स एंड फार्मूला, रिएक्शंस ऑन एलएचएस, प्रोडक्ट्स ऑन आरएचएस, एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन प्लस साइन फॉर मल्टीपल रिएक्टेंट्स ऑन प्रोडक्ट्स, स्टेट सिंबल्स, दिस गैस इवॉल्व दिस, ये 2 बार हो रहा है। उसके बाद में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस
में हम कितनी बातों का ध्यान रखते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, कोएफिशिएंट यूज्ड फॉर बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन में थे हम लोग ना। हाँ, अब याद आया कि राइटिंग में थे हम लोग। राइटिंग में हमने क्या पढ़ा वर्ड इक्वेशन एंड फॉर्मूला इक्वेशन। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में था कोएफिशिएंट एक्चुअली यूज्ड फॉर बैलेंसिंग। तो ये धीरे धीरे माइंड मैप में ना आपके माइंड में विजुअल मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी, विजुअल मेमोरी। तो विजुअल मेमोरी बनाने के लिए माइंड मैप से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पिट लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेट लाइम। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। टाइप्स क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं आपके एनसीईआरटी में, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन बाय लाइट, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस यहाँ पर, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने धक्का दे करके कम रिएक्टिव को बाहर निकाल दिया। फॉर्म इट्स कंपाउंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मोर रिएक्टिव ये ठीक है, फॉर्म इट कंपाउंड का मतलब क्या है? यहाँ पर मुझे माइंड मैप में का एक रेफरेंस पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा। फॉर्म इट कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड बनाता है वो, या वो क्या करता है? तो द सोर्स डिस्क्राइब्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट दिस इज, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? हाँ 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 हाँ। लेकिन अभी भी मैं पढ़ करके आऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि कंपाउंड, हाँ ये लिखा है, लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में? मुझे देखना पड़ेगा। नॉट हियर, नॉट हियर। ओके, ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, this zinc and lead are more reactive elements than copper, they displace copper from its compound। ओके, यानी जो कंपाउंड बना हुआ है उससे उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। तो देखो यहाँ पर मैं पूरा इस माइंड मैप से जा रहा हूँ उस रेफरेंस पे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फ्रॉम इट्स कंपाउंड मतलब, फ्रॉम इट्स कंपाउंड मतलब अपने कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयरन ने इस कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से कॉपर को बेचारे को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ देखो समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे हम माइंड मैप से पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी की तह तक हम बेस फाउंडेशन तक जा करके उसको समझ सकते हैं। ये केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ये होता है, फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड प्लस बेस। एग्जांपल, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें भी यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, नोटबुक कलम का यूज़ कीजिए, फ्री है यार, फ्री है। एक्चुअली टीचर्स क्या होते हैं कि वन शॉट पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद में आपको बार बार टीचर्स पे डिपेंडेंट होना रहता है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ स्टडी करने के लिए मैं आपको फ्री टूल बता रहा हूँ। इसका मैं इसको कैसे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है उसका भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन एंगी का यूज़ करके आप बार बार रिविजन कर सकते हो। फ्री है, ओपन सोर्स है, और ऐसे यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपको फिर हमेशा याद रहेगा, कभी भूल ही नहीं सकते आप, क्योंकि रिविजन ही इतनी बार होने वाला है। और इसमें एक्टिव रिकॉल देखो कितने अच्छे से होता है। एक्टिव रिकॉल मतलब किसी चीज़ को हमको ब्रेन से रिकॉल करने की कोशिश करना। जैसे फिर से
मैं अब बताता हूँ आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, precipitation reaction forms precipitate, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस, एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद में और हमने रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तीन बातें यदि हो रही हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है। अब इसके बारे में समझना तो मैं फिर से क्लिक करूंगा, लेकिन उतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ओके। इसमें गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑपोजिट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज और इंक्रीज को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट गेट्स रिड्यूस्ड, एंड रिड्यूसिंग एजेंट है तो गेट्स ऑक्सीडाइज। मतलब क्या है? इसको भी मैं, यार अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ओवरव्यू में दे रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या लिखा है यार? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या डेफिनेशन? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। सेल्फ स्टडी के लिए क्या टूल है ना। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है? हाँ, एजेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन आर ऑफन रिफर्ड टू as redox reaction. In redox reaction, one substance is oxidized while this is, ठीक है। हाँ, it causes the reduction of another substance by donating electrons. So the substance that is reduced is called oxidizing agent. Okay, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ओके, इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एजेंट हुआ। हाँ, तो आप देखो एनसीईआरटी में जाकर के इसको अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पर हम थे रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट ही होंगे ऐसे आपको जो समझना पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी में जाकर के उन लाइन को पढ़ना पड़ेगा। ये जो माइंड मैप टूल है ना, डायनामिक माइंड मैप टूल है यार, मतलब ये आपको बार बार उसी पॉइंट पे ले जा करके जब तक आप समझे नहीं, और अब फिर सही मायने में वन शॉट देखना भी दोबारा जा करके सही रहेगा ना। यानी इसके बाद आप रिव्यू कर सकते हो कि मुझे इस चैप्टर का कौन सा पार्ट, वन शॉट का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो वो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा सकते हो, जिससे कि आपका जो टाइम है वो सेव होगा, क्वालिटी टाइम जाएगा इसमें। तो माइंड मैप से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरव्यू लेना, जब आप नया कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो माइंड मैप से ही शुरू करना चाहिए, आपको एक विजुअल मेमोरी मिलती है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्या था? एक्सोथर्मिक इज एनर्जी रिलीज, ठीक है, हीट लाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रिएक्शन ऑफ क्विक विद वाटर। ये एक्सोथर्मिक था। एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तीन टाइप का था। टेम्परेचर डिक्रीजेस, एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आप किसी भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्लिक करोगे, आप सीधे एनसीईआरटी बुक और आप पहुंच जाओगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। इससे बढ़िया माइंड मैप और क्या होगा यार, मतलब ये गेम चेंजर है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। आप इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ पे। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? मेटल अटैक्ड बाय एनवायरनमेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, tarnishing of silver, green coating on copper, एंड इसका प्रिवेंशन क्या होता है? पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। कोरोजन क्या होता है? मेटल अटैक बाय एनवायरनमेंट मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन। चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर। रेंसिडिटी प्रिवेंशन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, एयरटाइट कंटेनर, नाइट्रोजन फ्लशिंग एंड रेफ्रिजरेशन इज द एक्चुअली प्रिवेंशन। तो यहाँ पर कोरोजन और रेंसिडिटी में हम ये मेनली हमने ये पढ़ा। की कॉन्सेप्ट्स जो हैं मेनली क्या है? फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शन। तो ये देखो यहाँ पर फाइनली यदि आप इस माइंड मैप को पहली बात तो रखते हो तो हमारा आपके यहाँ सेव हो जाएगा नोटबुक एलम पे, राइट? ये आपका नोटबुक एलम इस पे सेव हो जाएगा और जब भी आप इसको क्लोज करोगे वापस जाओगे एंड देन उसके बाद वापस से ओपन करोगे और फिर से माइंड मैप ओपन करोगे तो ये आपके पास हमेशा रहेगा यार, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आप। लेकिन इसके बाद में भाई काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, इसके बाद में हमें करना पड़ेगा एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन। मतलब हमने ओवर वन शॉट देख लिया, वन शॉट के बाद में हमने इसका माइंड मैप भी देख लिया। चाहो तो आप इसको कॉपी में उतार सकते हो, नोट्स लगा सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ डायनेमिकली लर्न करने में क्या होगा कि मान लो जैसे डेफिनेशन में मैंने 3 बातें की थी, मुझे याद नहीं आ रहा 3 बातें क्या कह रही डेफिनेशन में। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होता है, इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। अभी एक बात ही मेरे परमानेंट मेमोरी में है, लेकिन मैं बार-बार इसको समझने के लिए इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद में मुझे ये जो नोटबुक लैंग्वेज मॉडल है जो वो मुझे एक्सप्लेन करेगा अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आऊँगा इसको पढ़ने के बाद में, मतलब बार-बार जब तक हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा ही नहीं ये चैप्टर। आप उस गलतफ़हमी में रहिए। आप बहुत ईज़ी होता है यार, बहुत पैसिवली पढ़ाई करना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन एक्टिवली एक्टिव रिकॉल करके बार-बार उस पे वापस आकर के समझने से ही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। और एक-एक पॉइंट पे क्रिटिकल चेक करके, जैसे इस माइंड मैप से हम चेक कर रहे हैं, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उससे हम चेक करके दिए जा रहे हैं तो क्या समझ में आएगा इससे। इसलिए ये जो टेक्निक है सेल्फ स्टडी का पहला स्टेप, इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अभी के समय तुम लोग कितने लकी हो यार कि ये चीज़ें अवेलेबल है, हमारे समय में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। यदि होती तो क्या बढ़िया, कितने कम समय में आप ये तैयार कर सकते हो। लेकिन इसके बाद एक और स्टेप है, वो है एक्टिव रिकॉल की, जो कि मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्द। तो यहाँ पर पार्ट 1 फिनिश होता है और पार्ट 1 फिनिश होने के बाद में, वन शॉट फिनिश होने के बाद में, माइंड मैप का ओवरव्यू लेने के बाद में आपका काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाले हैं। मतलब केवल नॉलेज लेसन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन करते हुए आना चाहिए। मतलब डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आना चाहिए। इसके लिए हमें एनसीईआरटी की तह तक जाना होगा, उसकी एक-एक कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर पाएँगे? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करके समझ पाएँगे। लेकिन आप बोलोगे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना कितना बोरिंग काम है यार, इसको कोई इंटरेस्टिंग बना दे तो क्या होगा? कितना अच्छा होगा। यस, इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सपोज़ करो आपके पास में एक ऐसा पर्सनल ट्यूटर आपके डिवाइस पे भेज दूँ, जिसमें आपको वो रोज़ याद दिलाता रहे कि यार आपको ये क्वेश्चंस आज करना है। मतलब जस्ट लाइक अ पीए पर्सनल असिस्टेंट, लेकिन ट्यूटर फॉर्म में। तो क्या होगा, वो आपको रोज़ याद दिलाता रहेगा कि ये क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन है अभी डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में भूलते जा रहे हैं और भूलते जाएँगे। तो क्या हम बार-बार वन शॉट देखेंगे या एनसीईआरटी को हम बार-बार पढ़ेंगे, हाइलाइट करते-करते पूरी एनसीईआरटी फाड़ देंगे, लेकिन फिर भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक न्यूली स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और वो स्ट्रैटेजी मैं लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ पर एंकी फ्री टूल है, मैं इसको बार-बार प्रमोट करता हूँ। फ्री है, ओपन सोर्स है, इस पे कोई बिज़नेस नहीं कर सकता इसीलिए। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नोट्स हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन पार्ट है, केमिकल इक्वेशन पार्ट है, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोज़िशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब है। अब इसमें ख़ास बात क्या है यार ये बताओ? इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम कैसे पढ़ा, जैसे इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में मैं आता हूँ। तो या तो आप क्या कर लो कि एनसीईआरटी को ये लाइन बाय लाइन आकर के यहाँ बुक से पढ़ो, देन उसका में हाइलाइट करो एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें करो। या तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो आप मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, आपके लिए फ्लैश कार्ड्स बना दिए हैं। मतलब ये देखो यहाँ पर कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ये करके हम यहाँ पर एक ट्रेजर हंट कर रहे हैं। ट्रेजर हंट कर रहे हैं मतलब ये जो कीवर्ड है ये हमको गेस करना है। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter. So whenever a chemical change occurs, we can say that blank what.
a chemical reaction has taken place. सिमिलरली उसके बाद में एक्टिविटी 1.1 में मैं जा रहा हूँ बुक के मेन कीवर्ड्स जो एरियाज हैं उसको हम फोकस करके उसके कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ पर, जैसे मैं डायग्राम की बात करूँ, फिगर में क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो यहाँ क्या इकट्ठा हो रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ भाई, ये याद हो गया। अब इसके बाद में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder. This पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ओ माय गॉड, एक्टिविटी 1.2 में यहाँ पर मुझे क्या लेना है, टेक, यानी ये मुझे एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ, इट इज दैट इज अ कंपल्शन टू रीड दिस। तो टेक व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, dilute sulfuric acid, add potassium iodide, lead iodide solution, lead iodide क्या है ये भाई, lead nitrate, take lead nitrate solution in test tube, add potassium iodide solution to this। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को एक गेम बना दिया मैंने, ट्रेजर हंट बना दिया, और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, बार बार याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हैं ये मैं याद कर रहा हूँ, ये मैंने आपको डेमो दे दिया। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं यदि आता हूँ मेन स्क्रीन पर एंकी की, तो अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, वापस से जाता हूँ। अब मुझे कॉन्सेप्चुअल क्विज करना है, कॉन्सेप्चुअल क्विज करना है, स्पेस रेपिटेशन सिस्टम से करना है। तो एनसीईआरटी का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर ली, ये मैं दे दूंगा डिटेल में करने के लिए। लेकिन अब मेरे पास में यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्विज आ गया। गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज मेंशन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट। तो जब तक देखो पढ़ने के बाद में हम लोग सेल्फ टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये मत समझना कि हम समझ गए। हमें सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली क्या करना है, जो हमारे ब्रेन में जो नॉलेज है उसको हमको बाहर करना है। साल भर हम क्या करते हैं, वन शॉट देखते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हम सारा नॉलेज डंप करते हैं अपने ब्रेन में। लेकिन एक्टिव रिकॉल इज रिवर्स टेक्निक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा नॉलेज जो है उसको बाहर करते हैं। तो पहले दिन से ही ऐसा करो ताकि एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहो, और आपका ब्रेन जो है, आपकी जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो पूरे ट्रेंड हो जाए इसके लिए, है ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, क्या होता है कि जो जैसे प्रैक्टिस आप करते हो वैसा आपकी ब्रेन से नर्व सेल्स हैं वैसी हो जाती हैं, राइट। व्हेन नर्वस ब्रेन नर्व्स फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बाद में इसका डिटेल करूंगा। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल, क्या है एग्जांपल, मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में, एनसीईआरटी टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा था। पहले पेज में ये देखो, एनसीईआरटी में वो 5-6 एग्जांपल, व्हेन दिस हैपेंस, तो क्या क्या हैपेंस, milk being left at room temperature during summers, and iron tawa nail being left exposed to the humid atmosphere, grapes getting fermented, food being cooked, and food getting digested in our body and respiration। तो ये एग्जांपल देना है। अब ये मैं दे नहीं पाया, तो देखो यहाँ पर मुझे फीडबैक देना है इसको। इस फीडबैक के हिसाब से ये जो पर्सनल असिस्टेंट है, मेरा पर्सनल ट्यूटर है, ये अगले दिन मुझे ये जो टाइम लिमिट है इसमें मुझे ये क्वेश्चन देगा। तो ये मेरे लिए बिल्कुल हार्ड था, क्योंकि मैं इसको ढंग से रिकॉल नहीं कर पाया। मतलब फाइनली वन शॉट देखने के बाद, माइंड मैप करने के बाद में भी मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें जो है मेरी तैयार नहीं। मतलब मैं एक भी सब टॉपिक, एक भी पॉइंट यहाँ आपका सेल्फ स्टडी में छोड़ना नहीं चाहता कि भैया मुझे ये तैयार नहीं है, मैंने ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहा कि हाँ मुझे ये तैयार है, बस मैंने इग्नोर कर दिया। ना ना ना, यहाँ हर एक चीज़ एज ए सिंसियर स्टूडेंट आप बिल्कुल मेक श्योर कर सकते हो कि मुझे आता है या नहीं आता है। नोइंग अबाउट वॉट यू डोंट नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से लूप होल्स हैं, फिर देखना कैसी तैयारी होती है। वॉट हैपन्स टू द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। क्या होता है भाई, देखो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, एनसीईआरटी से बन रहा है, तो ये प्रैक्टिस शुरू से करना है। व्हाट हैपेंस टू द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, इट चेंजेस। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस आर समवॉट चेंज्ड। ठीक है, चलेगा चलेगा, ये गुड, मैंने अच्छा आंसर किया। द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस आर समवॉट चेंज्ड, तो good. According to the NCERT text, how do we know that a chemical reaction has taken place? Whenever a chemical change occurs, ये भी हमने किया था ना,
it is certain that chemical reaction is taken place. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. Good. Good. Describe an activity 1.1 from the NCERT text including the reactants and the observed product. 1.1 क्या था? मैग्नीशियम रिबन को बंद किया था विद अ डेजलिंग फ्लेम. या 1.1 एक्टिविटी क्या था? वही तो था कि लेड नाइट्रेट वाला था. Activity 1.1 involves cleaning of magnesium ribbon and burning in air. The observed product is dazzling white flame and white powder collected in a watch glass. This white powder is magnesium oxide MgO. ठीक है, मैंने almost recall कर लिया, तो that is good. What caution is mentioned in activity 1.1 regarding the burning of magnesium ribbon? क्या caution था कि it should be cleaned, clean होना चाहिए. The magnesium ribbon should be burnt, keeping it away as far as possible from our eyes, and it would be better if students wear suitable eyeglasses. This activity needs teacher's assistant. ये तो बिल्कुल मैंने उल्टा आंसर किया, हार्ड. अब इसको मुझे याद करना है ताकि अगली बार मैं इसको सही गैस कर लूँ. अब यहाँ पर मुझे याद करने का रीज़न मिलता है, अगली बार मुझे गुड चाहिए इसमें. तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अवर आई, फ्रॉम योर आइज, है ना, दूर रखना है. एंड स्टूडेंट्स वेयर आई ग्लासेस, दूर रखना है, आई ग्लासेस पहनना है. ठीक है. अब इसका हमने अगला है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट आर सम ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. लिस्ट एटलीस्ट 4. क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड ऐसा कुछ होता है ना, 4 चीज़ें होती हैं. क्या होती हैं? The observation that help us determine if a chemical reaction has taken place are change in state, change in color, evolution of gas, and change in temperature. Change in state, change in color, evolution of gas, and change in temperature. Okay. तो मैंने आधा दिया, आधा आंसर नहीं दिया, तो I will still give it hard. Give an example of daily life where a chemical reaction has takes place and mentioned in the NCERT text. अब देखो फिर से वो स्पेस रेपिटेशन आ गया, मतलब अब पक्का कर रहा है कि तुम थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो तुम्हें याद है या नहीं. तो मतलब ये असिस्टेंट आपको पक्का करके छोड़ेगा, ये ट्यूटर, कि आपने वो याद किया. तो क्या था? तवा, आयरन नील तवा जो है, इट इज़ एक्सपोज टू moisture, and when milk is left at room temperature to become curd, and cooking and digestion, and ये सब था ना. क्या था? मिल्क बीइंग लोअर एट टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड आयरन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ग्रेप्स गेटिंग फर्मेंटेड, ये देखो ये याद नहीं था मुझे. फूड बीइंग कुक्ड, ठीक है, गेटिंग डाइजेस्टेड, एंड रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे 3 चीज़ें अभी भी मेरे ब्रेन में नहीं आई. रेस्पिरेशन, फूड बीइंग कुक्ड, एंड ग्रेप्स वाला. तो अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको करूँगा. तो ये मैं जैसे देखो गुड देते जाऊँगा. फिर इसका व्हाट डज द टेक्स्ट से अबाउट द वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस. What does the text say about the variety of chemical reaction taking place around us? Whenever a chemical change occurs, there is chemical reaction. A large variety of chemical reactions taking place around us. There is a large variety. हाँ, हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. लेकिन ये मैं दे नहीं पाया इसलिए हार्ड. What caution is mentioned in activity 1.1? वही है कि ग्लासेस पहनो, दूर रखो. हाँ, यही तो था. Magnesium should be burned, keeping it away as far as possible from your eyes, and suitable eye glass. तो देखो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा. हमें यहाँ पर पूरा का पूरा तैयारी करना है, और सेल्फ स्टडी गाइड मैंने दिया आपको, प्लस यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा का पूरा एंकी का जो फ्लैश कार्ड है, कहाँ गया भाई, एंकी का जो फ्लैश कार्ड है, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगा. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ फ्री में. आप कितनी भी बैच ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ये जो सेल्फ स्टडी गाइड है ना, ये सही मायने में आप जिनकी बैच ले रहे हैं उन टीचर्स की रिस्पेक्ट कर पाएंगे. मैं यहाँ पर किसी को कैंसिल आउट नहीं करने आया हूँ, बस आपकी सेल्फ स्टडी में जो स्टडी टेक्निक से आप पढ़ाई कर सकते हैं उसमें हेल्प करने आया हूँ. और आप ये करके देखिए, सही मायने में लर्निंग गैप्स आपके पूरे हो जाएंगे. आप हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली कवर कर पाओगे. और इतना डिटेल्ड जो स्टडी गाइड मैंने आपको दिया कि भाई सही में ओवरव्यू से लेने तक एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करना, प्लस इसमें अभी मैंने पीवाईक्यूज़ तो बताया नहीं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी बताया नहीं. इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव लेसन प्लान है ये, प्लस ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा.
स्पेस्ड रेपिटेशन एल्गोरिदम जो है ये आपको बार-बार याद कराते रहेंगी, पीछे पड़ जाएगा ये आपके। यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो डेफ़िनिटली इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक और चैप्टर के साथ में, बहुत सारा फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप वाला माल लेकर के। तब तक